मैं प्राइवेट एआई नामक कुछ चला रहा हूँ। ये कुछ हद तक चैट जीपीटी जैसा ही है, सिवाय इसके कि यह वैसा नहीं है। इससे संबंधित सब कुछ मेरे कंप्यूटर पर चल रहा है। मैं तो इंटरनेट से भी जुड़ा नहीं हूँ। यह निजी है और मेरा डेटा किसी यादृच्छिक कंपनी के साथ साझा नहीं किया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं दो चीजें करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसे कैसे सेट किया जाए। अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण पर अपना स्वयं का AI चलाना अत्यंत आसान और तेज है। यह निःशुल्क है, यह आश्चर्यजनक है। इसमें आपको लगभग 5 मिनट लगेंगे और यदि आप अंत तक बने रहे तो मैं आपको इससे भी अधिक अजीब, थोड़ा अधिक उन्नत चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार अपने ज्ञानकोश, अपने नोट्स, अपने दस्तावेजों, अपनी जर्नल प्रविष्टियों को अपने निजी जीपीटी से जोड़ सकते हैं और फिर उससे अपने विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। और फिर दूसरा, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि किस प्रकार निजी एआई हमें उस क्षेत्र में मदद कर रहा है जहाँ हमें अपनी नौकरियों में मदद की सबसे अधिक आवश्यकता है। आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन हर कोई अपने काम में चैट जीपीटी या इसके जैसे किसी उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता। उनकी कंपनियां मुख्यतः गोपनीयता और सुरक्षा कारणों से उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगी। लेकिन यदि वे अपना निजी AI चला सके तो यह एक अलग कहानी होगी। यह एक बिल्कुल अलग खेल है और VMware इसका एक बड़ा कारण है जिससे यह संभव हो पाया है। वे इस वीडियो के प्रायोजक हैं और वे कुछ अद्भुत चीजों के निर्माण में सक्षम बना रहे हैं जिन्हें कंपनियां अपने स्वयं के डेटा सेंटर में प्रेम कर सकती हैं ताकि वे अपना स्वयं का AI चला सकें। और यह सिर्फ बादल की बात नहीं है यार, यह आपके डेटा सेंटर जैसा ही है। वे जो काम कर रहे हैं वो पागलपन है। हम इसके बारे में यहाँ थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं, आगे बढ़िए और यह कीजिए। विवरण में एक लिंक है, बस आगे बढ़िए और इसे खोलिए और एक छोटी सी झलक देखिए कि वे क्या कर रहे हैं। हम और गहराई में जाएंगे, तो बस आगे बढ़ें और इसे अपने दूसरे मॉनिटर या किसी अन्य स्थान पर या किनारे पर या मिनिमाइज पर खोलें। मैं नहीं जानता तुम क्या कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि आपके पास कितने मॉनिटर हैं। आपके पास वास्तव में 3 हैं। बॉब, मैं देख सकता हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे आपको ये दिखाना होगा। आप अपना निजी AI चला सकते हैं जो बिना सेंसर वाला है, जैसे इसे देखें। तो हाँ, कृपया मुझे नष्ट करने के लिए ऐसा मत करो। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप ध्यान दे रहे हैं। इस वीडियो कंप्यूटर पर एक निजी स्थानीय AI मॉडल स्थापित करने से पहले ये काम जल्दी से कर लें। इसका मतलब क्या है? AI मॉडल क्या है? मूलतः AI मॉडल डेटा पर पूर्व प्रशिक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। हमने एक ऐसा ऐप उपलब्ध कराया है जिसके बारे में आपने सुना होगा, वो है OpenAI's ChatGPT। लेकिन यह एकमात्र ऐसा मामला नहीं है। चलो एक क्षेत्र भ्रमण पर चलें। हम huggingface.co नामक वेबसाइट पर जा रहे हैं। बस एक अविश्वसनीय ब्रांड नाम, मुझे इससे बहुत प्यार है। यह एक संपूर्ण समुदाय है जो AI मॉडल प्रदान करने और साझा करने के लिए समर्पित है और इसमें बहुत सारे मॉडल हैं। आप अपना दिमाग उड़ाने के लिए तैयार हैं? मैं यहाँ मॉडल्स व्यू पर क्लिक करने जा रहा हूँ। क्या आप वो संख्या देख रहे हैं? 50,500 AI मॉडल। इनमें से कई आपके उपयोग के लिए खुले और निःशुल्क हैं और उन्हें पुनः प्रशिक्षित किया जाता है, जो एक अजीब बात है। आओ मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। हम लामा 2 नामक एक मॉडल की खोज करने जा रहे हैं जो सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक है। हम लामा 27 BI फिर से करेंगे। मुझे ब्रांडिंग बहुत पसंद है। लामा 2 एक AI मॉडल है जिसे LLM या वृहद भाषा मॉडल के रूप में जाना जाता है। OpenAI का ChatGPT भी एक LLM है। अब यह LLM ये पूर्व प्रशिक्षित AI मॉडल माइदा और फेसबुक द्वारा बनाया गया था। और इस मॉडल को पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने जो किया वह पागलपन की हद तक है। और ये तथ्य कि हम इसे डाउनलोड करने और इसका उपयोग करने वाले हैं, इससे भी अधिक अजीब है। यदि आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो इसे देखें। ये रहा प्रशिक्षण डेटा। इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों, अनुदेश डेटा सेटों, 10 लाख से अधिक मानव एनोटेट उदाहरणों से 2 ट्रिलियन से अधिक डेटा टोकन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। डेटा की ताजगी। हम जुलाई 2023 की बात कर रहे हैं। मुझे डेटा फ्रेशनेस शब्द बहुत पसंद है और डेटा प्राप्त करना तो बस पहला कदम था। चरण 2 अद्भुत है क्योंकि यहीं पर प्रशिक्षण होता है। इस मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए माइडा ने एक सुपर क्लस्टर नामक चीज तैयार की। ये तो पहले से ही अच्छा लग रहा है ना? ये बेवकूफ 6000 से अधिक GPU है। इस मॉडल को प्रशिक्षित करने में 1.7 मिलियन GPU घंटे लगे और अनुमान है कि इसे प्रशिक्षित करने में लगभग $20 मिलियन की लागत आए। और अब माइदा कहती है, अरे यार बच्चे, इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चीज को डाउनलोड करो। मैं अभी इसे प्राणी कहना नहीं चाहता, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन सूचना का ये बुद्धिमान स्रोत आप अपने लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हैं और उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। और यह उन अनेक मॉडलों में से एक है जिन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं। उनके पास टेक्स्ट टू स्पीच, इमेज टू इमेज जैसे विशेष मॉडल हैं। यहाँ तक कि उनके पास बिना सेंसर वाले भी हैं। उनके पास लामा का एक बिना सेंसर किया हुआ संस्करण भी है। जॉर्ज सुंग नामक इस व्यक्ति ने इस मॉडल को लिया और एक बहुत बड़े GPU के साथ इसे ठीक किया। इसमें उन्हें 19 घंटे लगे और इस तरह से तैयार किया कि आप इस चीज से जो चाहे मांग सकते हैं। जो भी प्रश्न मन में आएगा वह उसे रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम इस बेहतरीन मॉडल को आपके कंप्यूटर पर कैसे ला सकते हैं? खैर, वास्तव में मैं आपको चेतावनी दे दूं, इसमें काफी संख्या में लामा शामिल हैं, जितना आपने सोचा होगा उससे कहीं अधिक। हमारी यात्रा ओलामा नामक एक उपकरण से शुरू होती है। चलो जल्दी से वहां चलें और एक भ्रमण पर चलें। हम olama.ai पर जाएंगे। हमें बस इस छोटे से आदमी श्रीमान को स्थापित करना है। हे लामा, और फिर हम अनेक भिन्न LLMs चला सकते हैं। लामा 2 कोड लामा। मैंने आपको बहुत सारे लामाओं के बारे में बताया है और कुछ अन्य भी हैं जो काफी मजेदार हैं, जैसे लामा 2 अनसेंसर्ड या लामास मिस्ट्रल। मैं तुम्हें 1 सेकंड में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ओलामा को किस पर स्थापित करेंगे? हम यहाँ देख सकते हैं कि यह मैक OS और लिनक्स पर उपलब्ध है, लेकिन अफसोस ये जल्द ही विंडोज पर भी उपलब्ध होगा। ये ठीक है क्योंकि हमारे पास WSL है जो कि लिनक्स के लिए विंडोज सबसिस्टम है, जिसे अब सेटअप करना बहुत आसान है। तो हम आगे बढ़ेंगे और मैक OS के लिए यही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। आप बस इसे डाउनलोड करेंगे और अपने नियमित अनुप्रयोगों में से एक की तरह स्थापित करेंगे। लिनक्स के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। हमें एक मजेदार कल कमांड मिला है जो कॉपी और पेस्ट करेगा। अब क्योंकि हम विंडोज पर WSL स्थापित करने जा रहे हैं, यह वही चरण होगा।
तो मैक ओएस के लोग आगे बढ़ें और बस उस इंस्टॉलर को चलाएं। लिनक्स और विंडोज मित्रों, चलिए आगे बढ़ते रहें। अब यदि आप विंडोज पर हैं तो WSL को स्थापित करने के लिए आपको बस अपना विंडोज टर्मिनल लॉन्च करना होगा। बस अपने सर्च बार पर जाएं और टर्मिनल खोजें और एक आदेश से यह घटित हो जाएगा। पहले ये बहुत कठिन हुआ करता था। ये WSL स्थापित है। ये कुछ चरणों से होकर गुजरेगा। ये डिफॉल्ट रूप से उबंटू स्थापित करेगा। मैं आगे बढ़ूंगा और उसे ऐसा करने दूंगा और बस ऐसे ही धमाका हो जाएगा। मेरे पास उबंटू 2204.3 LTS स्थापित है और मैं वास्तव में अभी इसके अंदर हूं। तो अब इस बिंदु पर लिनक्स और विंडोज हम एक हो गए हैं, हम एक ही रास्ते पर हैं। चलो स्थापित करें हेलामा। मैं उस कल कमांड को कॉपी करने जा रहा हूं जो ओलामा ने हमें दिया था। अपने टर्मिनल पर वापस जाऊंगा, उसे वहां पेस्ट करूंगा और एंटर दबाऊंगा। उंगलियों को पार कर सब कुछ ठीक वैसे ही चलना चाहिए जैसा कि अभी चल रहा है। यह मुझसे मेरा छद्म पासवर्ड पूछेगा और बस इतना ही। ओलामा अब स्थापित है। अब ये सीधे लिनक्स और विंडोज दोनों पर लागू होगा। यहाँ देखिए जहाँ लिखा है एनवीडिया GPU स्थापित है। यदि आप में ये गुण है तो आप उन लोगों की तुलना में बेहतर समय बिताएंगे जिनके पास ये गुण नहीं है। मैं तुम्हें 1 सेकंड में यहाँ दिखाऊंगा। यदि आपके पास यह नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चलते रहेंगे। अब आइए LLM चलाएं। हम लामा से भी शुरुआत करेंगे। तो हम बस टाइप करेंगे ओलामा रन और फिर हम एक लामा 2 चुनेंगे और बस रेडी स्टेडी गो। यह मैनिफेस्ट खींचने जा रहा है। इसके बाद ये लामा 2 को डाउनलोड करना शुरू कर देगा और मैं चाहता हूं कि आप इस बात का एहसास करें कि शक्तिशाली लामा 2 प्री ट्रेनिंग में हमने खर्च किए गए सभी पैसों और घंटों के बारे में बात की थी। यह इतना बड़ा है, ये 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल या 7B है। ये बहुत शक्तिशाली है और हम सचमुच 3-2 के अंतर से इसे अपनी हथेली पर रखने वाले हैं। मैंने सोचा था कि यह काम तो मेरे पास है ही, ये लगभग पूरा हो चुका था और अचानक ये पूरा हो गया। हमारे पास एक अच्छा सफलता संदेश है और यह हमारे लिए तैयार है। हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आइए अब ये जानने की कोशिश करें कि बग क्या है। इसका कारण यह है कि यह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि एक साइड नोट यह है कि मैं एक GPU चला रहा हूं और आई मॉडल GPU से प्यार करते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं। मैंने ओलामा को लिनक्स वर्चुअल मशीन पर स्थापित किया है और मैं आपके लिए इसका प्रदर्शन शीघ्र ही प्रदर्शित करूंगा। वैसे यदि आप M1 M2 या M3 प्रोसेसर वाले मैक की तरह काम कर रहे हैं तो यह वास्तव में बढ़िया काम करता है। इसे स्थापित करना भूल गए। मैंने इसे बहुत जल्दी इंस्टॉल कर लिया और मैं आपसे भी यही प्रश्न पूछूंगा। पग क्या है? इसमें 1 मिनट लगेगा, ये फिर भी काम करेगा, लेकिन CPU पर यह धीमा होगा। और यह हो गया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन ध्यान दें कि यह थोड़ा धीमा है। अब यदि आप WSL चला रहे हैं और आपको पता है कि आपके पास एनवीडिया GPU है और ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा कि आप उन ड्राइवरों को कैसे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन खैर, बस 1 मिनट के लिए बैठिए, अपनी कॉफी की चुस्की लीजिए और सोचिए कि यह कितना शक्तिशाली है। मेरा टिनफॉइल टोपी वाला संस्करण बदबूदार है और इसे पसंद करता है क्योंकि मान लीजिए ज़ोंबी सर्वनाश होता है ना? ग्रिड ठप हो जाता है, हालात बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन जब तक मेरे पास मेरा लैपटॉप और सौर पैनल है, तब तक मेरे पास अभी भी AI कैन है और यह मुझे ज़ोंबी सर्वनाश से बचने में मदद कर सकता है। आइए देखें कि यह कैसे काम करेगा। यह मुझे अगले कदम बताता है। मैं जल निस्पंदन प्रणाली में इसकी मदद ले सकता हूँ। ये तो बढ़िया है ना? यह आश्चर्यजनक है, लेकिन क्या मैं आपको कुछ मजेदार दिखा सकता हूँ? हो सकता है कि आपने इसे पहले ही पकड़ लिया हो। नेटवर्क चक कौन है क्या? यार, मैं हमेशा से रिक ग्राइम्स बनना चाहता था। ये बहुत मजेदार है, लेकिन गंभीरता से यह वहां एक प्रकार का मतभ्रम जैसा था। इसमें सही जानकारी नहीं थी। ये बहुत मजेदार है कि कैसे इसने ज़ोंबी सर्वनाश प्रॉम्प्ट को मेरे साथ मिला दिया। मुझे ये बहुत पसंद है। आइए एक अलग मॉडल का प्रयास करें। मैं अलविदा कहूंगा। मैं मिस्ट्रल नामक एक बहुत ही मजेदार तरीका आजमाऊंगा। और वैसे यदि आप जानना चाहते हैं कि ओलामा के साथ आप कौन से मॉडल चला सकते हैं, कौन से LLMS, तो उन्हें अपने मॉडलों के लिए यही एक पृष्ठ मिलता है और वे सभी मॉडल जिन्हें आप चला सकते हैं, जिनमें लामा 2 अनसेंसर्ड विजार्ड गणित भी शामिल है। मैं शायद इसे अपने बच्चों को दे दूं। आइए देखें इसमें क्या लिखा है। अब नेटवर्क चक कौन है? अब मेरा नाम चक डेविस नहीं है और मेरे YouTube चैनल का नाम नेटवर्क चक ऑन टेक नहीं है। तो स्पष्ट है कि जिस डेटा पर इस उपकरण को प्रशिक्षित किया गया है वह या तो अद्यतन नहीं है या फिर पूरी तरह से गलत है। तो अब सवाल यह है कि अच्छा, हमारे पास ये स्थानीय निजी AI है, यह LLM है जो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम इसे हमारे लिए सही जानकारी कैसे सिखा सकते हैं? मैं उसे ये कैसे सिखा सकता हूं कि मैं नेटवर्क चक कीथ हूं, चक डेविस नहीं, और मेरे चैनल का नाम नेटवर्क चक है? या शायद मैं एक व्यवसाय हूं और मैं चाहता हूं कि वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से अधिक कुछ जाने। क्योंकि निश्चित रूप से अभी यदि आपने यह LLM डाउनलोड कर लिया है तो आप संभवतः इसे अपनी नौकरी में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी नौकरी के बारे में अधिक जानकारी के बिना केवल एक सीमा तक ही आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप किसी हेल्प डेस्क पर हों। कल्पना कीजिए कि यदि आप अपने हेल्प डेस्क के ज्ञानकोश, अपनी IT प्रक्रियाओं, अपने दस्तावेजों को एक साथ ले जा सकें। इतना ही नहीं, हो सकता है कि आपके पास बंद टिकटों और खुले टिकटों का डेटाबेस भी हो। यदि आप सारा डेटा लेकर उसे LLM को दे दें और फिर उसके बारे में IT से प्रश्न पूछें, तो ये पागलपन होगा। या हो सकता है कि आप अपनी कंपनी द्वारा लिखे गए कोड के समस्या निवारण में मदद करना चाहते हो। आप इस LLM को अपने ग्राहकों के लिए सार्वजनिक भी बना सकते हैं। आप अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देते हैं और ग्राहक आपके द्वारा बनाए गए चैटबॉट के साथ बातचीत कर सकता है। शायद ये सब फाइन ट्यूनिंग नामक एक प्रक्रिया से संभव है, जहां हम इस AI को अपनी कंपनी या शायद हमारे जीवन या जो भी आप इसे किसी भी उपयोग के मामले के लिए उपयोग करना चाहते हैं के बारे में अपने स्वयं के मालिकाना गुप्त निजी सामान को प्रशिक्षित कर सकते हैं। और यह बहुत बढ़िया है, क्योंकि शायद पहले आप सार्वजनिक LLM का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको अपनी कंपनी का डेटा LLM के साथ साझा करने की अनुमति नहीं थी, चाहे वह अनुपालन कारण हो या आप केवल इसलिए उस डेटा को साझा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह गुप्त था।
जो भी मामला हो, यह अब संभव है क्योंकि यह आई निजी है, स्थानीय है और आप इसमें जो भी डेटा डालेंगे वो कंपनी में ही रहेगा। ये दरवाजा नहीं छोड़ रहा है। यह विचार मुझे बहुत उत्साहित करता है क्योंकि मुझे लगता है कि यह एआई का भविष्य है और कंपनियां और व्यक्ति इसे कैसे अपनाएंगे। यह अधिक निजी होगा। फिर भी हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं, फाइन ट्यूनिंग पर। अपने स्वयं के डेटा पर एआई का प्रशिक्षण लेना अच्छा लगता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा था कि मेटा के साथ एक मॉडल को पूर्व प्रशिक्षित करने में उन्हें 1.7 मिलियन जीपीयू घंटों में 6000 जीपीयू लगे थे। क्या ऐसा करने के लिए हमारे पास विशाल डाटा सेंटर होना आवश्यक है? नहीं, इसकी जांच करें। और यह एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है। वीएमवारे, उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा कि वीएमवारे वीस्फीयर का नवीनतम संस्करण क्या है। अब चैट जीपीटी को जो नवीनतम संस्करण ज्ञात था वह वीस्फीयर 7.0 था, लेकिन ये वीएमवारे के लिए उपयोगी नहीं था क्योंकि वे जिस नवीनतम संस्करण पर काम कर रहे थे वो अभी तक जारी नहीं हुआ था, इसलिए ये सार्वजनिक ज्ञान नहीं था कि वीस्फीयर 8 अपडेट भी था। और वे चाहते थे कि इस तरह की आंतरिक जानकारी अभी तक जनता के लिए जारी न की जाए। वे चाहते थे कि यह उनकी आंतरिक टीम के लिए उपलब्ध हो ताकि वे चैट जीपीटी से कुछ पूछ सकें, जैसे कि वीस्फीयर का नवीनतम संस्करण क्या है और इसका सही उत्तर मिल सके। अतः वीएमवेयर द्वारा किसी मॉडल को बेहतर बनाने या उसे नए डेटा पर प्रशिक्षित करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको जीपीयू के साथ कुछ हार्डवेयर सबक की आवश्यकता होगी। फिर आपको बहुत सारे टूल्स और लाइब्रेरीज और एसडीकेएस की भी आवश्यकता होगी, जैसे कि पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो, पैंडास, नमपाई, साइटकिट, लर्न ट्रांसपॉट और फास्टआई। सूची बहुत लंबी है। एलएलएम को बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत सारे उपकरणों और संसाधनों की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि मैं वीमवेयर के काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। उनके पास एनवीडिया के साथ वीएमवेयर प्राइवेट आई नामक कुछ है। मैंने अभी जिन अनगिनत चीजों की सूची बनाई है वे सब एक पैकेज, एक संयुक्त भोजन तथा एआई की बेहतरीन ट्यूनिंग की एक रेसिपी में समाहित हैं। इसलिए एक कंपनी के रूप में आपके स्टाफ में मौजूद सिस्टम इंजीनियर जो वीएमवेयर को जानता है और उसे पसंद करता है के लिए स्थानीय स्तर पर यह काम स्वयं करना थोड़ा आसान हो जाता है। वे ये काम कर सकते हैं, वे इसे क्रियान्वित कर सकते हैं और उनके पास जो डेटा वैज्ञानिक हैं वे वास्तव में कुछ बारीकियां तय करेंगे। सभी उपकरण वहीं मौजूद हैं। तो यहाँ बताया गया है कि इसे कैसे ठीक किया जाए और हम पर्दे के पीछे से ये देखने जा रहे हैं कि एक डेटा वैज्ञानिक वास्तव में क्या करता है। तो सबसे पहले हमारे पास बुनियादी ढांचा है और हम यहाँ वीस्फीयर वीएमवेयर में शुरू करते हैं। अब यदि आप नहीं जानते कि वीस्फीयर या वीएमवारे क्या है तो वर्चुअल मशीन के बारे में सोचें। आपको एक बड़ा भौतिक सबक मिलता है। हार्डवेयर ऐसा है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं और सूंघ सकते हैं। तुमने सबक की गंध नहीं सूंघी है, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। और उन पर विंडोज या लिनक्स जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित करने के बजाय आप वीएमवेयर का एएसएक्सआई स्थापित करते हैं, जो आपको अतिरिक्त वर्चुअल कंप्यूटरों का वर्चुअलाइजेशन करने या उन्हें बनाने की अनुमति देगा। इस प्रकार एक कंप्यूटर के स्थान पर आपके पास अनेक कंप्यूटर होंगे जो एक ही हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करेंगे। और यही हमारे पास है, उन आभासी कंप्यूटरों में से एक आभासी मशीन। वैसे यह उनके विशेष डीप लर्निंग वीएमएस में से एक है जिसमें वे सभी उपकरण मौजूद हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है तथा कई अन्य पहले से ही इंस्टॉल हैं। वो सब कुछ जो एक डेटा वैज्ञानिक को पसंद आ सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सर्जन सर्जरी करने के लिए आया हो और उसके डॉक्टर सहायकों ने अपने सभी उपकरण तैयार कर रखे हों। ये सब ट्रे में रखा गया है जिसे अच्छे और साफ सुथरे ढंग से रखा गया है, जहां सर्जन को केवल अंदर जाना है और स्कैलपेल चलाना है। हम यहाँ डेटा वैज्ञानिकों के लिए यही कर रहे हैं। अब हार्डवेयर के बारे में अधिक बात करें तो इस डिवाइस में कुछ एनवीडिया जीपीयूएस दिए गए हैं या पीसीआई पास थ्रू नामक तकनीक के माध्यम से इसमें डाले गए हैं। ये कुछ शक्तिशाली जीपीयू हैं और ध्यान दें कि ये वर्चुअल जीपीयू के लिए वीजीपीयू हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप सीपीयू के साथ करते हैं, सीपीयू को काटना और उसका कुछ भाग वर्चुअल मशीन पर वर्चुअल सीपीयू को सौंपना। तो यहाँ हम डेटा वैज्ञानिक दुनिया में हैं। ये जुपिटर नोटबुक है जो डेटा वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य उपकरण है। और आप यहाँ बहुत सारा कोड देखेंगे जिसका उपयोग वे डेटा तैयार करने के लिए कर रहे हैं, विशेष रूप से वो डेटा जिस पर वे मौजूदा मॉडल को प्रशिक्षित या परिष्कृत करने जा रहे हैं। अब हम इस पर गहराई से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें, इसकी जांच करें। इस कोड का अधिकांश भाग डेटा तैयार करने से संबंधित है। तो वीएमवेयर के मामले में ये ज्ञान आधारित उत्पाद दस्तावेजों का एक समूह हो सकता है और वे इसे एलएलएम को खिलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और यह वो है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। यह वो डेटा सेट है जिस पर हम इस मॉडल को प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम ठीक से काम कर रहे हैं। हमारे पास केवल 9800 उदाहरण हैं जो हम दे रहे हैं, या 9800 नए संकेत या डेटा के टुकड़े हैं। और वह डेटा इस तरह दिख सकता है, एक साधारण प्रश्न या संकेत की तरह, और फिर हम उसे सही उत्तर देते हैं। और इसी तरह हम मूलतः आई को प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन पुनः हम केवल 9800 उदाहरण दे रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और यह मॉडल को मूल रूप से जिस तरह प्रशिक्षित किया गया था उसकी तुलना में बहुत छोटा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मॉडल को बेहतर बनाने के लिए हमें ढेर सारे हार्डवेयर या संसाधनों की आवश्यकता नहीं होगी। हमें 6000 जीपीयू की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि हमें मूल रूप से इस मॉडल को बनाने के लिए मेटा के लिए आवश्यक था। हम इसमें कुछ चीजें जोड़ रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं या इसे अपने उपयोग के अनुसार ठीक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वास्तव में क्या बदलाव किया जा सकता है। जब हम इसे चलाते हैं, इसे प्रशिक्षित करते हैं, तो हम केवल 65,000 पैरामीटर्स ही बदलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लगता है ना? लेकिन 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल जैसी विशाल योजना में नहीं। हम मॉडल में केवल 0.93% परिवर्तन कर रहे हैं। और फिर हम वास्तव में अपनी फाइन ट्यूनिंग चला सकते हैं, जो कि फाइन ट्यूनिंग में एक विशिष्ट तकनीक है जिसे प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग कहा जाता है, जहां हम इसे उत्तरों के साथ अतिरिक्त प्रॉम्प्ट खिलाते हैं ताकि यह बदल सके कि लोग आपसे प्रश्न पूछने पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इस प्रक्रिया को ठीक करने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि हम इसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।
और यह बहुत ही अधिक शक्तिशाली है और मुझे लगता है कि VMware निजी AI VMware के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी है। और एनवीडिया LLM को बेहतर बनाने के लिए सभी अटकलों को दूर कर देता है। उनके पास डीप लर्निंग VMS है जो अद्भुत VMS है जिसमें वो सब कुछ पहले से इंस्टॉल आता है जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ जो एक डेटा वैज्ञानिक को LLM को ठीक करने के लिए चाहिए होगा। फिर एनवीडिया के पास उनके GPU को सेंसर करने के लिए उपकरणों का एक पूरा सेट है जो आपके LLMS को ठीक करने में मदद करने के लिए कुछ वास्तव में रोमांचक चीजों का लाभ उठाता है। अब एक बात है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की क्योंकि मैं उसे अंत में रखना चाहता था। अभी के लिए ये यही है, यह वेक्टर डेटाबेस PostgreSQL बॉक्स, इसे राग कहते हैं। और यही हम अपने व्यक्तिगत GPT के साथ यहाँ थोड़ी पुनर्प्राप्ति संवर्धित पीढ़ी में करने जा रहे हैं। तो परिदृश्य, मान लीजिए कि आपके पास उत्पाद संबंधी जानकारी, आंतरिक दस्तावेज आदि का एक डेटाबेस है और आपने अभी तक अपने LLM को इस पर दुरुस्त नहीं किया है, इसलिए उसे इसके बारे में पता नहीं है। आपको राग के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने LLM को सूचना के इस डेटाबेस, इस ज्ञान आधार से जोड़ सकते हैं और उसे ये निर्देश दे सकते हैं, जब भी मैं आपसे इस डाटाबेस में मौजूद किसी भी चीज के बारे में कोई प्रश्न पूछूं, तो उत्तर देने से पहले डाटाबेस से परामर्श लें, उसे देखें और सुनिश्चित करें कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। हम LLM को पुनः प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उत्तर देने से पहले डेटाबेस में जाकर तुरंत जांच कर लें कि यह सटीक है तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सही जानकारी दी है। क्या ये बढ़िया नहीं है? तो हाँ, फाइन ट्यूनिंग अच्छी बात है और अपने स्वयं के डेटा पर LLM में प्रशिक्षण अद्भुत है। लेकिन इन बारीक समायोजन के क्षणों के बीच आप राग को स्थापित कर सकते हैं जहां वह आपके डेटाबेस, आपके आंतरिक दस्तावेजों से परामर्श कर सकता है तथा उस डेटाबेस में मौजूद जानकारी के आधार पर सही उत्तर दे सकता है। ये तो बहुत बढ़िया है। अतः VMware प्राइवेट आई फाउंडेशन और एनवीडिया के पास वे उपकरण हैं जो एक जटिल सेटअप के लिए भी उपयोगी हैं। और वैसे ये पूरा राग मामला, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम इसे करने वाले हैं। मैंने वास्तव में अपने बहुत सारे नोट्स और जर्नल प्रविष्टियों को राग का उपयोग करके एक निजी GPT से जोड़ा था और मैं उससे बात करने, अपनी जर्नल प्रविष्टियों के बारे में पूछने और अपने अतीत के बारे में सवालों के जवाब देने में सक्षम था। ये बहुत शक्तिशाली है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इस तथ्य पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि एनवीडिया अपने एनवीडिया आई एंटरप्राइज के साथ आपको अपनी पसंद के LLM को खींचने और फिर उस LLM को ठीक करने, अनुकूलित करने और तैनात करने के लिए कुछ अद्भुत, शानदार उपकरण देता है। ये सब यही निर्मित है। तो VMware क्लाउड फाउंडेशन वे मजबूत बुनियादी ढांचे प्रदान करते हैं और NVIDIA आपको इन कस्टम LLMs को विकसित और तैनात करने के लिए आवश्यक सभी अद्भुत AI उपकरण प्रदान करता है। अब ये सिर्फ एनवीडिया ही नहीं है, बल्कि वे इंटेल के साथ भी साझेदारी कर रहे हैं। इसलिए VMware उन सभी उपकरणों को कवर करता है जिनकी प्रशासकों को परवाह होती है। और फिर डेटा वैज्ञानिकों के लिए यह आपके लिए है। इंटेल आपके साथ है। डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव AI और डीप लर्निंग टूल्स और कुछ क्लासिक ML या मशीन लर्निंग। हम IBM के साथ भी काम कर रहे हैं। आप सभी IBM प्रशंसक, आप भी ऐसा कर सकते हैं। पुनः VMware ने एडमिन को वापस ला दिया है, लेकिन डेटा वैज्ञानिक वॉटसन के लिए ये पहली AI चीजों में से एक है जिसे मैंने रेड हैट और ओपनशिफ्ट के बारे में सुना था। और मुझे यह इसलिए पसंद है क्योंकि VMware जो कर रहा है वह पूरी तरह से विकल्प पर आधारित है। यदि आप अपना स्वयं का स्थानीय निजी AI चलाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप किसी एक बड़ी कंपनी के साथ नहीं जुड़े हैं और आप इसे एनवीडिया और VMware, इंटेल और VMware, IBM और VMware के साथ चलाने का विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास विकल्प हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अब इस वीडियो के कुछ बोनस भाग पर आते हैं और इस प्रकार आप अपने ज्ञान के साथ अपना निजी GPT चला सकते हैं। अब निष्पक्ष चेतावनी, ये थोड़ा अधिक उन्नत है, लेकिन यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप इसे शुरू करने में सक्षम हो जाएंगे। तो कॉफी का एक और घूंट लें। आइए अब इसे शुरू करें। सबसे पहले इसमें ओलामा का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह एक अलग परियोजना होगी जिसे प्राइवेट GPT कहा जाएगा। अब अस्वीकरण, ये करना कठिन है VMware प्राइवेट आई के विपरीत, जो आपके लिए ये सब करता है। ये कंपनियों के लिए अपना निजी स्थानीय आई चलाने का एक संपूर्ण समाधान है। मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। VMware के साथ कोई संबद्धता नहीं, यह एक निःशुल्क साइड प्रोजेक्ट है। आप बस ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि रग के साथ अपना निजी GPT चलाना कैसा लगता है। क्या मैंने ये ठीक किया? मुझे नहीं पता। अब एल मार्टिनेज के पास इसे स्थापित करने का एक शानदार तरीका है। ये बहुत कुछ है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। और यदि आप त्वरित शुरुआत चाहते हैं तो उनके पास लिनक्स और मैक उपयोगकर्ताओं के लिए कोड की कुछ पंक्तियां हैं। निष्पक्ष चेतावनी, ये केवल CPU है। आप GPU के बिना राग का लाभ नहीं उठा सकते, जो कि मैं करना चाहता था। तो यहाँ मेरा बहुत विशिष्ट परिदृश्य है। मेरे पास NVIDIA 4090 वाला एक विंडोज PC है। मैं इस लिनक्स आधारित परियोजना को कैसे चलाऊं? WSL। और मैं इस आदमी एमिलियन लेंसलॉट का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इसे स्थापित करने के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका तैयार की। मैं आपको हर चरण पर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पहले ही नीचे दिए गए लिंक पर बता चुका है, लेकिन मुझे सचमुच इस आदमी के लिए एक कॉफी खरीदनी है। मैं ऐसा कैसे करूं? मुझे नहीं पता एमिलियन। अगर आप ये देख रहे हैं तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपके लिए कुछ कॉफी भेजूंगा। खैर, मैंने सभी पूर्व आवश्यकताओं को स्थापित करने से लेकर NVIDIA ड्राइवर्स को स्थापित करने और निर्भरताओं को संभालने के लिए पोएट्री का उपयोग करने तक हर चरण को पूरा किया, जो कि पोएट्री बहुत अच्छा है। मैं यहाँ उतरा। मेरे पास एक निजी स्थानीय कार्यशील निजी GPT है जिसे मैं अपने वेब ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस कर सकता हूँ और यह मेरे GPU का उपयोग कर रहा है, जो बहुत अच्छा है। अब सबसे पहले मैं एक सरल दस्तावेज अपलोड करने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास ये VMware आलेख है जिसमें हमने इस वीडियो में जो कुछ बात की है उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। मैं इसे अपलोड करता हूँ और आपसे इस लेख के बारे में प्रश्न पूछना शुरू करता हूँ। मैंने कुछ विशिष्ट प्रयास किया, जैसे कि मुझे VMware AI बाजार के विकास के बारे में कुछ बताएं। ओह हाँ, ये पता चला। फिर उसने मुझसे पूछा, VMware प्राइवेट AI के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ बैठकर एक दस्तावेज पर बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी पत्रिकाओं के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे पास मार्कडाउन प्रारूप में ढेर सारी पत्रिकाएं हैं और मैं आपसे अपने बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
अब इस विशिष्ट चरण को लेख में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ बताया गया है कि आप इसे कैसे करें। सबसे पहले आप उन दस्तावेजों का फोल्डर लें जिनके बारे में आप प्रश्न पूछना चाहते हैं और उसे अपनी मशीन पर डालें। इसलिए मैंने इसे अपनी WSL मशीन पर कॉपी कर लिया और फिर एक बार पूरा होने पर मैंने इसे इस कमांड के साथ इंजेस्ट किया और मैंने फिर से प्राइवेट GBT चलाया। मेरे सारे दस्तावेज यहाँ हैं और मैं तैयार हूँ। उससे प्रश्न पूछें, तो आइए इसका परीक्षण करें। मैं उससे पूछूंगा कि मैंने ताकायामा में क्या किया। इसलिए मैं 2023 के नवंबर में जापान गया। आइए देखें कि क्या यह मेरे नोट्स खोज सकता है, पता लगा सकता है कि वो कब था और मैंने क्या किया था। वो तो कमाल है। हे भगवान, चलो देखते हैं। मैंने टोक्यो में क्या खाया। वो कितना शांत है। हे भगवान, ये तो बहुत मजेदार है। नहीं, ये संपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं इसमें संभावनाएं देख सकता हूँ। यह पागलपन है। मुझे इससे इतना प्यार है। निजी AI ही भविष्य है और हम यही देख रहे हैं। VMware इस तरह के उत्पादों को कंपनियों के लिए लाता है ताकि वे अपना निजी स्थानीय AI चला सकें और वे इसे बहुत आसान बना देते हैं। जैसे कि यदि आपने वास्तव में वो निजी GPT चीज, वो छोटा सा साइड प्रोजेक्ट किया है, तो इसमें बहुत कुछ है। आपको बहुत सारे उपकरण स्थापित करने होंगे। यह एक प्रकार का दर्द है, लेकिन VMware के साथ वे सब कुछ कवर करते हैं, जैसे कि गहन शिक्षण VM जो वे अपने समाधान के भाग के रूप में प्रदान करते हैं। इसके पास पुनः कार्य करने के लिए सभी उपकरण तैयार हैं। आप एक सर्जन की तरह हैं जो बस स्कैल्पेल कहते हुए चले जा रहे हैं। आपको सारी चीजें वहीं मिल गई। इसलिए यदि आप अपनी कंपनी में AI लाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए VMware प्राइवेट AI लिंक को देखें।